स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस की है तो इम्पोर्टेंट ही, बट वो कहीं ना कहीं आपको बार बार काम आए। तो लिखेंगे, हेडिंग लिखो, लिखो हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन लाइन। देखो रिफ्लेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, ओरिजिन के अलोंग और किसी लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अलोंग पढ़ा, याद है? यस। बट अगर लाइन डिफरेंट हो गई तो मैंने वहाँ पे बताया भी था कि लाइन अगर डिफरेंट हो गई तो मैं आगे जाके फिर बताऊंगा। डिफरेंट इन द सेंस कि लाइन ना एक्स एक्सिस है, ना वाई एक्सिस है, ना वाई इक्वल टू एक्स है, कुछ और ही है। अरे ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म दे रखा, तब क्या करेंगे? तब उसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है? डायरेक्ट याद ही रखना है, प्रूफ पे नहीं जाऊंगा मैं इसको। तो इसके अंदर पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ, देखो पहले फोटो बना देते हैं, ठीक है? पहले फोटो बना देते हैं, फिर पहला पॉइंट लिखूंगा। तो फोटो कैसी बनेगी? फोटो कुछ हद तक ऐसी बनेगी कि एक पॉइंट होगा आपके पास, इसको मैं पी एक्स कॉमा वाई नाम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है? ये गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट का किसी लाइन का नाम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लाइन में मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है ना? तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जितनी ये डिस्टेंस पर ये लाइन से है पॉइंट, उतनी ही डिस्टेंस पर रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा। ये बातें हम कर चुके हैं। तो देखो ये यहाँ से मैंने इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? सपोज ये रिफ्लेक्शन पॉइंट इधर आ गया, इसको मैं पी डैश नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? पी डैश। और इसके पॉइंट में x1 y1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है? ये पॉइंट गिवन रहेगा, ये लाइन गिवन रहेगी, आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। यही तो रिफ्लेक्शन है, ठीक है? तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा उसमें एक तो वो ये पूछेगा कि जब आपने इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसका फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नहीं यहाँ समझो, एक तो वो ये पूछ सकता है और एक वो ये पूछेगा, तो दोनों के फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है? तो पहली हेडिंग ये हो जाएगी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू माइनस ax प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक फॉर्मूला है छोटा सा, लिखने में बड़ा लिख रहा है बट ये है वो छोटा सा, ठीक है? इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे। देखो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वो मैं चेंज ये कर रहा हूँ कि इसको मैं x1 y1 लेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? और इसको मैं x y अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? अब सही लगेगा। तो देखो आपको क्या करना है, आपको x और y फाइंड आउट करना है। तो x और y फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, x में से ये वाला कोऑर्डिनेट घटाओ, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y का कोऑर्डिनेट, y का कोएफिशिएंट मतलब, ठीक है? इक्वल टू माइनस लगा के जो पॉइंट है ना x1 y1 गिवन पॉइंट, उसको लाइन में रख दो। उसको कहाँ रख दो? लाइन में रख दो। तो जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि सर अंडर रूट, हम लोगों को अंडर रूट की आदत है ना, याद है डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने पढ़ा था दो लाइन के बीच में, बट यहाँ पे अंडर रूट नहीं आता है। तो एक तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि इसमें अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट वहां पे आएगा। क्लियर है? ठीक है? तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूं, इसको मैं क्यू नाम दे दूं। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ चमत्कार किया है, वो चमत्कार ये किया है कि इस क्यू को भी मैं x y लेट कर रहा हूँ। क्या लेट कर रहा हूँ? x y। तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है? इसकी बात नहीं हो रही है हमारी, है ना? आपको याद भी नहीं दिला, हम लोग फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना, तो ये मेरे लिए x y हो जाएगा, ठीक है? इसको भी मैं x y लेट कर रहा हूँ। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट x y कैसे आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, फॉर्मूला b हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p इन लाइन, ठीक है?
रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन लाइन, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस में c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो दोनों फॉर्मूला दिखने में सेम है बट क्या अंतर है, माइनस 2 टाइम्स है उसमें 2 टाइम्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे x और y आपके लिए अननोन रहेगा दोनों केस में, और वही x और y इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट देगा। अगर ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो q के कोऑर्डिनेट आएंगे, नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो इसको कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसको कैसे करते हैं पता है कुछ बच्चे कि हमें ये पता है कि ये जो है P और P डैश का मिड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो बच्चे क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये निकालते हैं और इसको उठा के लाइन में रख देते हैं। नहीं आ सकता, जैसे कई बार वो पूछेगा कि इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन में क्या होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन उठाते हैं बच्चे, चारों ऑप्शन को इसमें रख के देखते हैं, अरे ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर गया तो वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, ऐसा कर सकते हैं आप। बट जेईई मेंस में कुछ हद तक ऐसा आपका बेड जाएगा, किस्मत अगर अच्छी रही, लेकिन कुछ हद तक ऐसा होगा कि चारों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आप फंस जाओगे, तो फिर फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। आ रहा है समझ? इसलिए फॉर्मूला याद करना नेसेसरी। क्लियर है? तो अगर रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है तो -2 टाइम्स हो जाएगा उधर, और अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। और इसमें x1 y1 आपका गिवन पॉइंट है दोनों केस में, ठीक है। ये x और y कौन है, x और y जो पॉइंट हमें फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये लाइन है आपकी, इस लाइन में हमने पॉइंट को रखा है। क्लियर है? लाइन के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इधर डिनोमिनेटर में यूज हो रहे हैं और यहाँ भी इसके और उनका डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है। कॉपी करो इन दोनों फॉर्मूला को, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, find the foot of perpendicular and image of the point P1, 2 in line 2x minus y equal to 3, बोर्ड पे लिखा है 2x minus y equal to 3। क्या आप करोगे इसको? yes. ठीक है, तो पॉज करो, सॉल्व करो। देखो इधर पहले तो फोटो बनाना सीखो, फोटो वैसी ही बनेगी जैसी मैंने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, कि ये आपका P पॉइंट हो जाएगा 1, 2, सही है क्या? और ये एक लाइन हो जाएगी, लाइन का नाम क्या है, 2x minus y minus 3 equal to 0। लाइन को पहले अच्छे से लिखो, ठीक है। आप देखोगे मैंने जो आपको स्टैंडर्ड अभी लिखाया था फॉर्मूला, तब C इधर ही लिया था मैंने, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको Q नाम दे दूँ, ठीक है क्या। और ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉइंट है, इसको कुछ भी नाम दे दो, R दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो भी मानना है आपको, क्या माने बताओ, x, y ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं Q के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, बोलो फॉर्मूला क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है मेरे पास x minus x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y minus y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर ये हो जाएगा x1, अच्छा बताओ x1 कितना है यहाँ पे, x1 1 है, बढ़िया। y1 कितना है, 2 है। a कितना है, a यहाँ से दिखेगा ना, a x यानी कि a 2 हो गया। b कितना है, -1 है। c कितना है, -1। पहले ये सारे पैरामीटर डिफाइन कर लो ताकि आपको वैल्यू रखने में दिक्कत ना हो। पता चला आप इधर उंगली घुमा रहे, अच्छा ये रखना था, गलती हो गई थी। इसमें रख देते हैं x minus x1 कितना है मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय a कितना है, 2 इक्वल टू y minus y1 कितना है, ये रहा 2 यहाँ पे, ठीक है। अपॉन b कितना है, -1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a x1, यानी इस लाइन में मेरे को x1 y1 रखना है, ये पॉइंट रखना है। तो 2 1 जा 2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 - 2 -3 डिवाइडेड बाय कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि कितना जाएगा 5, रूट में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व करना है ना, तो ये 3 लोग बराबर है, ये सबसे लास्ट वाला आदमी क्या बन रहा है, देखो ये हो जाएगा x - 1/2 इक्वल टू y - 2/-1 इक्वल टू 2 से 2 गया, माइनस का 3/5, माइनस की वजह से प्लस का 3/5 हो जाएगा। अब देखो 3 लोग बराबर है, तो इसको इसके बराबर करो तो x मिल जाएगा, इसको इसके बराबर करो तो y मिल जाएगा। इन दोनों को बराबर करने से कुछ नहीं मिलेगा,
नहीं यार हमें तो x और y निकालना है ना, तो इसको इसके बराबर करो। तो x माइनस 1/2 को मैंने इक्वल किया 3/5 के, एंड y माइनस 2 अपन माइनस 1 को इक्वल किया मैंने 3/5 के। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, रहेगा 5x माइनस का 5 इक्वल टू 6, तो 5x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू कितना 11/5, ये आ रहा था क्या? ठीक है बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस में 3, तो 5 इक्वल टू कितना 7, 10 उधर चला जाएगा, प्लस 10 माइनस 3 दैट इज 7, तो y इक्वल टू कितना 7/5। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो x और y की वैल्यू आ गई, तो ये आपका Q पॉइंट आ जाएगा। Q पॉइंट बोले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 11/5। Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 11/5। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब इमेज यानी कि रिफ्लेक्शन निकालना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला सेम लगाओगे लेकिन -2 लगा के, ठीक है? तो कुछ और कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। क्लियर है क्या? कर लो क्या आगे का? ठीक है, इसको कॉपी करो। एक और छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टाइटल है, हालांकि ये क्लास 12 में पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा करके एक चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, बट इसको हम लोग यहीं पढ़ेंगे और इसको अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखोगे मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट with respect to 2 points ठीक है क्या? देखो ये कहना चाह रहा है कि किसी पॉइंट की 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस बताना है। ठीक है, हमारी शीट में क्वेश्चन भी है इस पर बेस्ड, तो ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ के हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर मैंने पहला पॉइंट लिया, पहले पॉइंट पे भी मैंने पहला पॉइंट ले लिया। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट की बात होगी, तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सपोज ये कोई पॉइंट है जिसकी मुझे 2 पॉइंट से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो देखो ये पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं किसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, और इसके रेस्पेक्ट में जो 2 पॉइंट है ना, वो या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों अपोजिट साइड में होंगे, तो ये 2 केस बनेंगे यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो मैं यहाँ पे केस नंबर ए ले रहा हूँ। ठीक है, व्हेन बोथ पॉइंट आर ऑन सेम साइड, देखो हमें सपोज एक पॉइंट है P, उसकी पोजीशन बतानी विद रिस्पेक्ट टू 2 डिफरेंट पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को मैं A और B बोल दूं। पॉइंट एक का नाम A बोल दिया, ठीक है ना? एक पॉइंट हमारे पास A है और एक पॉइंट का नाम क्या है? B है। कोई दिक्कत है? ठीक है, हालांकि ये लिखने में कोई मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्ट ही समझते हैं। देखो ये P पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है, बोलो ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बाकी के दोनों पॉइंट, ये सपोज एक A पॉइंट इधर और B पॉइंट इधर, या इसको A बोल दो इसको B बोल दो, ये दोनों पॉइंट सेम साइड ऑन द लाइन है। ठीक है ना? ये P पॉइंट किसी लाइन पर था और इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों पॉइंट सेम साइड है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस बताना है, यानी आपको PA प्लस PB की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है? PA प्लस PB की क्या क्या बोल सकता है वो? मिनिमम डिस्टेंस बताओ, है ना? प्लस के रेस्पेक्ट में वो मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। ठीक है, यानी PA प्लस PB मिनिमम पूछेगा और PA माइनस PB मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है, तो PA प्लस PB की मिनिमम की अगर बात करें, आपको चाहिए PA प्लस PB मिनिमम, क्या चाहिए? PA प्लस PB की वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम मिनिमम लाने के लिए? क्या सोच पाएंगे हम इसमें कि आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस और ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस मिनिमम चाहिए। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे हम इसको? देखो ये जो P पॉइंट है ना, ये आपका वेरिएबल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? वेरिएबल, यानी ये इस लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है। अरे ये पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है। अब जैसे अभी ये पॉइंट यहाँ पर है, तो सपोज PA अपना 5 है, जस्ट सपोज हमने एक अज्यूम किया ये 5 और ये 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है? PA प्लस PB 8 आ रही है। अब सपोज ये P पॉइंट सरक के इधर आ गया, तो डेफिनेटली कोई भी बता सकता है कि P से A की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। पहले 5 थी, अब 5 से कुछ ज्यादा है, डबल जैसी दिख रही है, और ये डिस्टेंस अभी भी मान लो 3 है, तो फिर 8 प्लस 3 या 10 प्लस 3 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी आपको जबकि मिनिमम चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? इस P पॉइंट को कहाँ फिक्स करें या इन दोनों को कहाँ सेट करें कि हमें मिनिमम डिस्टेंस मिले? P को इधर राइट की साइड करें, ओके, थोड़ा सा कर दें, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेजर कर लें।
लेकिन बेटा आपको पी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देगा वो कि लाइन पे कहाँ पर लाई कर रहा है, कहीं पर भी हो सकता है ना यार, ये लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट को कैरी करती है, उसमें से एक पॉइंट आपका पी है। ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे हम लोग को, प्रॉपर हमें मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बताना है। ऐसे स्केल लेके थोड़ी नापने बैठेंगे कि अच्छा ये डिस्टेंस इतनी है, ये इतनी है, तो इसको यहाँ रख दो वहाँ रख दो। पांचवी छठी क्लास में थोड़ी है कि चलो मेजर कर लिया, ये भी मेजर कर लिया, स्केल पे करते ना मेजर नंबरिंग, वैसा नंबरिंग नहीं करना है हमें। तो हमें क्या आता है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना आता है, हमें सेक्शन फार्मूला लगाना आता है, उसके करस्पॉन्डिंग बात करना है, ठीक है। तो देखो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधी सीधी सी बात बताता हूँ कि आपको अगर पी ए प्लस पी बी मिनिमम चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी ए प्लस पी बी आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस है इसलिए मैं मॉड में लिख रहा हूँ। ये मिनिमम जब चाहिए आपको तो आप क्या करो, इस ए पॉइंट का इस लाइन में रिफ्लेक्शन ले लो। क्या ले लो, इस ए पॉइंट का इस लाइन में क्या ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो। तो सपोज ये ए पॉइंट सरक करके इधर आ जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। ये पी पॉइंट आज भी इधर ही है और ये बी पॉइंट आज भी उधर ही है। तो आपको पी ए प्लस पी बी कैसा चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो इस ए डैश से लेकर के बी तक, नहीं आ रहा है, ए डैश से लेकर के बी तक एक लाइन ज्वाइन कर दो, इस लाइन पे इस पी को रख दो यहाँ पर, नहीं आ समझ में। यानी ये जो पी पॉइंट है ना, ए डैश बी और ये वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर लाई कर रहा है यहाँ पे, नहीं आ समझ। अब आप देखो, अब आप किसको भी किधर भी सरका दो, ये जो लाइन की लेंथ है ना ये सेम रहने वाली है, ये मिनिमम ही रहने वाली है, आ रहा है समझ में। तो आपको क्या करना है, जब भी एक पॉइंट का दो पॉइंट से मिनिमम में डिस्टेंस पूछेगा और दोनों पॉइंट अगर सेम साइड है, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है और उस रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ लाइन ज्वाइन कर देना है और उस लाइन की लेंथ बता देना है, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये आपको मिनिमम डिस्टेंस दे देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारे पास स्टेप्स है वो स्टेप्स ये है। पहली स्टेप्स ये है कि ये इधर कवर हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है क्या आपका हाथ, मतलब थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आपको पी ए प्लस पी बी का मॉड मिनिमम चाहिए, बोलो yes. तो इसके लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि टेक इमेज ऑफ पॉइंट ए, ए की इमेज ली हमने, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, द लेंथ ऑफ line a dash b is required minimum length, नहीं आया समझ में, सही है क्या। अब लाइन की लेंथ कैसे निकालोगे, देखो ये बी पॉइंट ही है आज भी और ये भी तो पॉइंट ही है ना, रिफ्लेक्शन पॉइंट ही आएगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लगा दो, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये देखो, अब इसी में अगर उल्टा हो गया, मान लो इसी में बी पॉइंट लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट का है, फर्स्ट का बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो अगर बाय द वे यहाँ पे क्या लिखा था, इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट ऊपर है, अगर मान लो इस लाइन पर अभी भी पी पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट इधर है और ए पॉइंट सपोज उल्टा हो गया ना, इधर आ गया कहीं, तब क्या करोगे आप, अगेन वही जो कॉन्सेप्ट वहां पे लगाया ना, वहां पे रिफ्लेक्शन लेके लगाया, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, आपको सीधा सीधा इसको ज्वाइन करना है, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पी ए प्लस पी बी, अच्छा यहाँ पे मैं लिखा नहीं, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी की मिनिमम लेंथ, ये इसके नीचे वाली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी की मॉड में जो मिनिमम लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बोलो वहाँ पे ए डैश बी के बराबर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। और इस केस में पी ए प्लस पी बी की मिनिमम लेंथ ए बी के बराबर, इसके बराबर ए बी के बराबर, बहुत अच्छा, ठीक है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, कॉपी करो इसको। देखो इसी में आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है व्हेन P lies on line and A and B या A, B are same side of line, ठीक है। अब आप सोच लेंगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इसमें हम पी ए माइनस पी बी की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे पी ए प्लस पी बी की बात है, तो इसमें मैं 3 ही पॉइंट बताऊंगा, दो मतलब एक के अंदर 2 और ये तीसरा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। देखो इसमें एक फोटो कैसी बनेगी कि सपोज ये आपकी कोई लाइन है, इस पे पी पॉइंट लाई कर रहा है और ए और बी आपके इधर ही कहीं पर भी हो सकते हैं, ए और बी, ठीक है। ये ए और बी ऊपर कहीं पर, अब आपसे वो पूछेगा, ये पी पॉइंट को थोड़ा सा मैं इधर सरका देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम बताओ, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम बताना है हमें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है। तो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम सोचना है, कैसे सोचेंगे हम लोग, क्या लगता है। अच्छा पहले तो पी ए पी बी को ज्वाइन करो, ये आपका पी ए है, मतलब ये पी ए की लेंथ है और ये पी बी की लेंथ है, ठीक है।
अब ये आपको जो लेंथ का डिफरेंस है ना, ये आपको मैक्सिमम चाहिए, तो क्या करें, इस पी को कहाँ रखें हम लोग? बी का मतलब बी का रिफ्लेक्शन ले लो। रिफ्लेक्शन है। बी का रिफ्लेक्शन लेंगे क्या? देखो अगर बी का रिफ्लेक्शन लिया तो बी नीचे आ जाएगा, तो पी ए माइनस पी बी हो सकता है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो तो जीरो ही हो जाएगा, फिर तो मिनिमम मिनिमम आ गया ना, मैक्सिमम नहीं आया, हमें मैक्सिमम चाहिए। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी को, ए को नीचे। ए को नीचे ले आओ, बात बराबर है ना बेटा, पी ए और पी बी की लेंथ अगर सेम हो गई तो जीरो हो जाएगा। देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आपको पी ए और पी बी कैसा चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो पहले, तो क्या हो गया? ए और बी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो, बना दी। इस लाइन पर देखो ये पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी लाई करेगा, तो अगर ये पॉइंट पी इस लाइन पर, इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बन गया, तब क्या होगा? तब पी ए इतना होगा और पी बी इतना होगा। अगर ये पूरे टुकड़े में से ये टुकड़ा हटा दूंगा तो रिमेनिंग टुकड़ा आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लेंथ को अकर करेगा, मैक्सिमम लेंथ देगा वो, ठीक है क्या? तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे सीधे रिजल्ट पे आ जाऊँ, वरना इसको समझाता तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम की बात होगी, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर अगर पी पॉइंट लाई करेगा, यानी तीनों पॉइंट को कोलिनियर होना कंपलसरी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पी ए माइनस पी बी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। और कितना मैक्सिमम होगा? देखो पी ए में से आपने पी बी माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? पी ए में से पी बी माइनस करोगे तो ये बचेगा ना टुकड़ा, तो ये टुकड़ा क्या बच जाएगा? ए बी बच जाएगा, सही है क्या? अल्टीमेटली आपको क्या करना है? गिवन पॉइंट को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन से डील कैसे करना है? आपको ए और बी दे रखा है, पी आपको दे रखा है, आपको सिर्फ पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम बताना है, तो वो क्या हो जाएगा? जब ये पी पॉइंट इस ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, यानी गिवन लाइन और ये वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर पी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? कॉपी करो इसको। देखिए शीट में क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ a माइनस 3,4 एंड b 5,6, दो पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड p ऑन x एक्सिस व्हेन pa प्लस pb इज मिनिमम। हमें p पॉइंट फाइंड करना है जिसके लिए pa प्लस pb कैसा है? मिनिमम है। अब देखो फोटो बनाते हैं पहले, क्या बोला उसने? फाइंड p ऑन x एक्सिस, यानी p x एक्सिस पे लाई करता है। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली पहले मैंने, बोलो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, आपका p पॉइंट यहाँ कहीं पर है, तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएंगे, यानी आपको सिर्फ x निकालना है, वो p पॉइंट फाइंड करवा रहा है, ठीक है? इसके रिस्पेक्ट में a और b की बात करें अगर, तो a माइनस 3,4 किधर होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 3,4 इधर ले लें, a माइनस 3,4 एंड b 5,6, यहाँ पे ले लें इसको, दिस इज 5,6 b पॉइंट, कोई दिक्कत है? अब आपको pa प्लस pb मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के केस में अब आप देखो लाइन के सेम साइड में पॉइंट है, तो बताओ कौन से वाला प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा ना, कौन सा पॉइंट? फर्स्ट का ए पॉइंट। अरे फर्स्ट का ए पॉइंट अभी हमने लिखा, पी ए प्लस पीबी मिनिमम में फर्स्ट पॉइंट देखो ए का पहले तो क्या करते हैं उस केस में हम पहले इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं। अरे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में लेना है, तो कितना आसान है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 3,-4 बोलो 3,-4 नहीं, माइनस 3,-4 थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना, तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहेंगे, नहीं आया समझ? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ना और यहाँ गिर रहा होता तो फिर एक्स एज इट इज रखता मैं। अरे क्या डाउट है? सेकंड क्वाड्रेंट से आप कहाँ आ रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो थोड़ी बदलेंगे कि एक्स पॉजिटिव कर दो सर, ऐसा नहीं, एक्स तो नेगेटिव रहेगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं ना, क्लियर है? ठीक है। और आप देखोगे आपने एक्स एक्सिस में जो पॉइंट पढ़ा है, जैसे आप रिफ्लेक्शन पढ़े हो, यहाँ पे एक्स वाई का रिफ्लेक्शन लेते हो तो एक्स तो एज इट इज रहता है, वाई का साइन बदलता है ना खाली, तो एक्स तो एज इट इज रहेगा -3 का -3, वाई का साइन 4 से -4 कर दिया, कोई दिक्कत है? नहीं, बेसिक चीजें बिल्कुल ना भूलें। अगर बाय द वे ये लाइन एक्स एक्सिस ना होकर के ax + by + c होती तो हम कैसे निकालते रिफ्लेक्शन इसका, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उससे आया समझ में, तो इससे वो करवा सकता है आसान से, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a' और b को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दो, नहीं आ सकती, सही क्या? तो ये p पॉइंट सरक करके यहाँ आ जाएगा, सही है ना? और आपको क्या चाहिए, pa + pb मिनिमम चाहिए, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ये और ये, क्या बोलते हो, ये और ये, लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछा उसने बोला p के कोऑर्डिनेट बताओ,
पी के कोऑर्डिनेट पूछे उसने, फाइंड पी। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें। ये रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ये भी आ गया। डिस्टेंस नहीं पूछा उसने इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं पी के। कैसे निकालेंगे हम? सर x इज इक्वल टू y1 अपन y2 क्या x इज इक्वल टू y1 अपन y2। ये कौन सा फॉर्मूला है? सर सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या आपको रेशियो दिया है क्या यहाँ पे? लैम्बडा नहीं सर, दिया है, लैम्बडा मतलब क्योंकि y2 दिया है 0 y2 0 तो लैम्बडा फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसका लैम्डा रेशियो 1 लेके लैम्डा फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन फिर हम x में लैम्बडा की वैल्यू कर देंगे। लेकिन इतना गंदा करने से अच्छा है कि आप क्या भाई, ये मिड पॉइंट नहीं है कुछ भी। ये मिड पॉइंट दिख रहा है तेरे को? कहाँ का मिड पॉइंट है ये? सेक्शन फॉर्मूला से जा सकते हो, बट उससे ज्यादा अच्छा है कि आप पहले a डैश b लाइन की इक्वेशन लिखो, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। नहीं याद में क्या उसी लाइन पर p पॉइंट लाई करता है? हाँ, तो उस लाइन में y0 रख दो तो x आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो सर। भैया तुम क्या है, मतलब हद है। तो लाइन a डैश b की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, बोलो क्या लिखूं? y माइनस का y1 किसको लूं? उसको ले लूं। तो y प्लस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 6 प्लस 4 अपन 5 प्लस 3 चेक करते रहना इनटू x माइनस x1। सही है क्या? ये फॉर्मूला लगा दिया तो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू ये जाएगा 10/8 इनटू x प्लस 3। सही है। इस पूरी लाइन को ज्यादा अच्छा सॉल्व करने से बढ़िया है तो जाएगा काट दो, इसमें y0 रख दो, डायरेक्ट कर दे y0, तो पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट p, क्योंकि हमें पता है कि p पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, पहले ही डिफाइन हो गया था। तो जैसे y0 रखोगे ये निपट जाएगा, 4 बचेगा, 4 इज इक्वल टू 5/4 चेक करो इनटू x प्लस 3। सही है क्या? अरे चेक करो ना, ये कितना है? 2 5 जा 2 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16/5 इक्वल टू x प्लस 3 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16/5 माइनस में 3 हो जाएगा 16 माइनस 15 अपॉन कितना 5, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 1/5। तो आपका p पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज p पॉइंट हो जाएगा आपका, बोलो 1/5, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? और अगर आपसे ये मिनिमम डिस्टेंस पूछी होती तो क्या करते? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते इन दोनों में, फिर p का रोल खत्म हो जाता। ठीक है, कॉपी करो। आ जाओ शीट में, जो हमारे पास शीट है कितने क्वेश्चन की, 55 क्वेश्चन की जो शीट है उसके फर्स्ट पेज पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 में कौन सा क्वेश्चन है जो हमने नहीं किया है? अरे फटाफट बताओ ना, तुम लोगों को मैंने क्लियर पहले बोल रखा है कि टिक करते जाना है क्वेश्चन जब होते हैं तो। 9 से 16 सब कर लिया, 9 to 16 कर लिया, 17 to 25। हाँ वही एक सेकंड, हाँ 16 वाला बाकी है। ओके आ जाओ, मेरे को पता है 16 वाला मुझे थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि मुझे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट पता है। बाकी है ना 16 बाकी है, मुझे पता है, ध्यान है। देखो इधर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। इस PQR के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। इफ P इज -2,0, P क्या है? -2,0 है, Q क्या है हमारे पास? 0,0 है, एंड R इज 3,3√2। क्लियर है क्या? अच्छा, आप ये बात बता सकते हो कि एंगल PQR में वो किस एंगल की बात कर रहा है? एंगल Q की, जो बीच में होता है उसकी बात कर रहा है। यानी एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर जो जा रहा है ना, उसकी इक्वेशन वो हमसे पूछ रहा है। सही है क्या? जस्ट पॉज। देखो ये इतना समझ में आया कि एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन पूछा है उसने। ठीक है, यहाँ से पता चल गया था। तो आपको क्या करना है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। तो उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टिंग लाइन सामने वाली साइड को उसकी एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करते हैं, सामने पड़ा। तो आप देखोगे इस एंगल की एडजेसेंट साइड ये दोनों, तो पहले इन दोनों की लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखो इसकी लेंथ की अगर बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 to the 18 हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा √17 यानी 3√3। सही है। और ये वाला डिस्टेंस फार्मूला लगाने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बोलो √2 आ रहा है क्या? नहीं, ओनली 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 के करस्पॉन्डिंग 2 और √3 के करस्पॉन्डिंग ये 3√3 हो जाएगा। अब ये आप मान लो इसको एज बोलते हैं, इसको इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लो। क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला लगा के, तो s के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो भी आएंगे, फिर हम लोगों के पास q और s दो पॉइंट आ जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत है? इतना कर लोगे, सेक्शन फार्मूला लगा लोगे। देखो इसमें लगा ही देता हूं मैं, x कितना हो जाएगा? 2 into बाद वाला यानी कि 6
प्लस 3√3 इंटू पहले वाला यानी कि माइनस का 6√3 डिवाइडेड बाय कितना बोलो 2 प्लस 3√3। ये थोड़ी सी वैल्यू गंदी आ रही है ना यहाँ पे 3√3 सही है क्या? कोऑर्डिनेट तो सही है ना, बट ये इरेशनल आ रहा, कोई इशू नहीं, घबराना नहीं है, आप लोगों को तो कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे आगे, y निकाल देता हूँ, y 2 इंटू बाद वाला यानी कि 6√2 प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस 3√3, ये x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। अब फॉर्मूला लगा दो दो लाइन को, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन का, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टिंग लाइन QS की इक्वेशन आ जाएगी, सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 से 25। 17 से 25 में है कौन वो सा क्वेश्चन 18 है? वाला रे ऑफ लाइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ इधर। देखो बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन लगातार आते ही हैं, रे वाले, ठीक है। देखो वो कह रहा है, समझना इधर ध्यान से, a ray of light start from 1, 2 and reflects from a point A on x-axis, then passes through 5, 3, then find point A। वो ये कहना चाह रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता ना, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के देखो कि अच्छा यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो कह रहा है कि कोई रे जो है वो 1, 2 से चलना शुरू होती है और एक्स एक्सिस के किसी ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ए रहा होगा, उसके कोऑर्डिनेट में x, 0 बोल दूं क्या? बोलो, ठीक है। एक पॉइंट है आपके पास 1, 2, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 2, यानी यहाँ से वो एक रे चलना शुरू हो रही है 1, 2 से, कोई दिक्कत है? यानी वो रे ए से आई, ए पे टकराई है ना, ये थोड़ा गंदा टकरा रही है, ए पे टकराई और यहाँ से ऐसे भाग गई, कोई दिक्कत है? ठीक है। क्या चाहता है वो हमसे? वो कह रहा है फाइंड ए, यानी अल्टीमेटली हमें x के कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा ये रे जब रिफ्लेक्ट होके जाती है ना तो किसी दूसरे पॉइंट 5, 3 से पास होती है, ऐसा उसने बोला है। तो ये 5, 3 से पास हो रही है, इसको मैं b नाम दे दूं क्या? बोलो, ठीक है। अब देखो, आप लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत क्लास 10 में पढ़ के आए हो, है ना, रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ के आए ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। चलो बढ़िया, तो देखो वो सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं हमको। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में नीचे गिरा रहा हूँ एक परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत है? ये परपेंडिकुलर गिरा है, तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी? ये वाली 1, और ये वाली वैल्यू कितनी? 2। ये वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? 1 है। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। अच्छा अगर इस a के कोऑर्डिनेट आप x, 0 बोलते हो तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? x। बहुत अच्छे। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x। बहुत ही बढ़िया। तो अगर ये वाली डिस्टेंस कोई पूछेगा आपसे तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 हो जाएगी, सही है क्या? x माइनस 1। अब इस पॉइंट से मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको मैंने परपेंडिकुलर बोल दिया, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। पढ़ा है आपने छोटी क्लास में, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। ये इंसिडेंट रे का एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, सही है क्या? ठीक है। यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ वरना ये बुरा मान जाएगा, सही है क्या? तो बताओ ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, 0 हो जाएंगे, सोचो ना। तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अच्छा ये a यहाँ पे है ना x, 0, सही है क्या? There are many students in school and I can see that they are not sitting with the proper distancing. There are 2 students on one table. देखो इधर, I saw this in commerce class. All teachers are requested to please make sure that everybody is. देखो मैं धीरे धीरे अब आंसर का माहौल बना रहा हूँ। देखो इतनी सारी बातें हमने जब की, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने 5, 0 लिखे हैं तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि 0, 0 से ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। क्या आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? इसको A, इसको मैं कुछ B बोल दिया, इसको मैं C बोल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कुछ बोल दूँ P बोल दूँ और इसको M बोल देता हूँ, कोई दिक्कत है? आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे होंगे AMP एंड ABC या ACD, और दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? राइट एंगल है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या ये भी 90 डिग्री है? सोचो ना, ये 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल बता सकते हो? 90 ये वाला थीटा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। लिख दूं यहाँ पे 90 माइनस थीटा। बढ़िया। क्या ये एंगल 90 है? क्या ये एंगल थीटा आपके पास? तो ये एंगल लिखा सकते हो मेरे को? 90 माइनस थीटा। बहुत ही बढ़िया। अब देखो दोनों ट्राइंगल में ना बहुत सारी बातें समझ में आने लगी है। वो समझ में ये आने लगी है कि दोनों ट्राइंगल के ये एंगल और ये एंगल बराबर, एक एंगल बराबर, एक ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर, यानी कि दो एंगल बराबर हो। दो एंगल बराबर होगा ना, हमारा काम हो गया।
कैसे काम हो गया? आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस Congruence. या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में ज्यादा काम करता है कि दो एंगल की सिमिलैरिटी, मतलब दो एंगल से दो ट्रायंगल अगर उल्टा बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं कि दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। Yes. याद आया कुछ? Yes. ठीक है, छोटी क्लास में 10th क्लास में आप ट्रायंगल कर चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी, ठीक है, Yes. नाम ही था ट्रायंगल, उसका बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको बोल दूं कि ट्रायंगल एएमपी एंड ट्रायंगल एसीबी आर सिमिलर। कोई दिक्कत है इसमें? No. नो सही है क्या? आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। कुछ याद आया? Yes, यानी sir. बेस अपॉन बेस इक्वल टू, बोलो हाइट अपॉन हाइट इक्वल टू अब देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें हाइपोटेन्यूज भी बराबर होगा, वो भी बराबर होगा। सही है क्या? हाँ. बोलो ना। हमारा काम क्या है? हमें तो एक्स निकालना। देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? बेस अपॉन बेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बोलो Base upon बेस अपॉन बेस इक्वल टू क्या कर दूं? बोलो हाइट कर दूं। Height, yes. क्योंकि मैं हाइट जानता हूं, इसकी हाइट 2 है और उसकी हाइट कितनी है? 3 है। 3 है. सही है ना? Yes. क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं पता मेरे को, हाँ. तो हाइपोटेन्यूज बराबर करो ही मत। ठीक है, तो बेस अपॉन बेस इक्वल टू हाइट अपॉन Height. हाइट हो जाएगा। सही है क्या? Yes. बताओ इसका बेस, ये वाले ट्रायंगल का ये बेस कितना माना था हमने? ये टोटल x था, ये 1 था, तो ये वाला X minus x 1। बहुत अच्छे। और उसका बेस कितना है मेरे पास? 5. उसका बेस कितना है? 5 है Five टोटल। minus- नहीं 5 नहीं है, 5 ये minus- टोटल 5 था और ये टोटल कितना है? X एक से। minus- बेटा ये एक से टोटल, ये नहीं पूछा मैं, ये पूछ रहा हूं। ये टोटल 5 है, ये टोटल एक से, तो ये वाला कितना जाएगा? 5 minus 5 माइनस x जाएगा। सही है क्या? ये जाएगा 5 माइनस x इक्वल टू हाइट कितनी है? 2 2 अपॉन हाइट कितनी है? 3. 3। ये ध्यान रखना, जिसका बेस लिख रहे हो उसकी हाइट सामने होनी चाहिए। पता चला 2 यहाँ लिख दिया 3 यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्या x आ जाएगा इससे? आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हो जाएगा 3x माइनस का 3 इक्वल टू 10 माइनस का 2x। इसको अगर मिलाया तो 5x इक्वल टू कितना? 13। तो x कितना? 13 बाय 5। तो हमारा p पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो 13 बाय 5 कॉमा 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है क्या? कॉपी करो इसको। कोई डाउट है कहीं से? 18 के बाद बताओ 19 20 21 हो गया 22 नहीं हुआ. 22 बाकी है। हाँ, बाकी। 22 तो 23 दोनों ही एक साथ होंगे वो भी। 22 में करा देता हूँ क्या? 22 और 23 बात। हाँ तो उसने भी वही बोला उर्दू में थोड़ी बोला उसने। 22 बाकी है, मैंने सुन लिया था हिंदी में। 22 में कराऊंगा, 23 आपसे खुद ही हो जाएगा। खुद ही हो जाएगा मतलब वो रिजल्ट आते ही खुद ही समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है 22 में इफ x1 y1 डिवाइड द इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ लाइन इन रेशियो m1 रेशियो m2 देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन है आपके पास, देखो इंटरसेप्टेड पार्ट कोई वर्ड हमने सुना हुआ है कहीं पे? Yes. इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने आपको एक बार बताया था कि इंटरसेप्टेड पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट होता है। याद आया कुछ? Yes, ऐसा sir. मैंने इस तरीके से डार्क करके बताया था। याद आ रहा है ना? Yes, sir. तो अगर बाद में मैं इस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। हर चीज मुझे ही बोलनी पड़ती है, तुम लोग कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ये 2-3 बातें तो रटी हुई होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये वैल्यू सही है क्या? ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? 0, 0। अब वो इसने ये बोला है कि इफ x1 y1 एक पॉइंट है, इस लाइन पर एक पॉइंट है x1 y1, इसको मैं p नाम दे रहा हूँ। ठीक है, वो कह रहा है दिस पॉइंट डिवाइड द इंटरसेप्टेड पार्ट इन द रेशियो m1 रेशियो m2, यानी कि ये m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड कर। सही है क्या? तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है। क्लियर है क्या? Yes. तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? सोचो, लाइन की इक्वेशन लिखना है हमें। ये मिड पॉइंट नहीं है, पहले क्लियर कर दो। रेशियो दिया है और ये नहीं बोला है कि m1 और m2 बराबर है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग बताओ? सेक्शन फॉर्मूला लगाएं पहले। x1 की वैल्यू निकाल दें। x1 कितना जाएगा? दिस इनटू बाद वाला, दिस इनटू पहले वाला। सही क्या? Yes. तो m1 इनटू 0 तो 0 जाएगा, m2 इनटू a तो जाएगा a m2 डिवाइडेड बाय कितना? m1 प्लस M2. m2। बहुत अच्छे। और y1 कितना जाएगा? m1 इनटू b प्लस m2 इनटू 0, यानी कि m1b अपॉन m1 प्लस M2. m2। और इसको अब क्या करें? क्या किया जाए इसके साथ? अब हमें देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये आपके पास इनिशियली लाइन ये थी, इस पॉइंट की वजह से जो रेशियो लिखा है उस रेशियो से हमें ये वैल्यू मिली, तो ये लाइन की इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? इसको मॉडिफाई करने के लिए आई थिंक a और b को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से a निकालो, यहाँ से b निकालो इन टर्म्स ऑफ m1 m2। सही क्या? Yes. तो लाइन की इक्वेशन कुछ बदल जाएगी। तो यहाँ से मैं a निकालू, क्या a आ जाएगा आपका x1 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय कितना?
m2, सही है क्या? Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करना समझ में आता है आपको? Yes. ये इसके साथ और ये m2 डिवाइड में आ गया। सिमिलरली यहाँ से b निकाला तो y1 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय कितना? m1। a और b की वैल्यू उठा के वहां रख दो, ठीक है? इसको मैं 1 बोल देता हूँ, तो फ्रॉम 1 x अपॉन a कितना बेटा? यहाँ पे उठा के रख दूँ x1 इंटू m1 प्लस m2 और m2 कहाँ जाएगा अपन वाला? इसके पास, सही है? ठीक है, इसको m2 कांस्टेंट है ना, इसको इसके साथ आगे लिखो m2x अपॉन x1 इंटू m1 प्लस m2 प्लस ये जाएगा y अपॉन b बोले तो y1 अपॉन m1 प्लस y1 इंटू m1 प्लस m2 और m1 चला जाएगा ऊपर और इज इक्वल टू में कितना? 1। इस पूरे में देखा जाए तो m1 प्लस m2 नीचे से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन खींचा तो जाएगा m2x अपॉन x1 प्लस m1y अपॉन y1 और जो बाहर 1 अपॉन m1 प्लस m2 लिखा था ना कॉमन, वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो राइट साइड क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है। फिर अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर इधर मैं कर रहा हूँ 23, सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है उसने कि if point 3, -4 divide the intercepted part between coordinate axis in 2:3 then equation of the line क्या हो जाएगी? देखो इधर फोटो बना देता हूँ और आपको वैल्यू दिखा देता हूँ। ये इंटरसेप्टेड पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पे एक पॉइंट है 2,3, पॉइंट का नाम क्या है? 3, पॉइंट का नाम है 3, -4 और रेशियो क्या दिया है? 2:3। ये 2:3 इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, सही है क्या? तो क्या आपके पास m1 पड़ा है, m2 पड़ा है, x1 पड़ा है, y1 पड़ा है, दिख रहा है आपको x1 y1? यहाँ पे उठा के इसमें रखोगे तो लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगी। कॉपी करो और ये वाला 23 आप समझ जाए, ठीक है? अब आ सकता है जो आपके मन में आना चाहिए था, आपने सोचा नहीं, मैं सोचवाऊंगा कि सर उसने ये थोड़ी बोला कि m1 इधर ही होगा, m1 इधर भी तो हो सकता था, m1 रेशियो m2 ऐसा भी हो सकता था। आप जब करके देखोगे ना तो आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट पे नहीं पहुंचोगे। फिर आप क्या करोगे पता है? उसमें आप LHS बराबर RHS प्रूव कर पाओगे सिर्फ खाली, नहीं आ समझ में। यानी मैंने करके देखा था, m1 यहाँ रखा, m2 यहाँ रखा, तो आप करके देखोगे तो आपको ये इक्वेशन ऑफ द लाइन मिलेगी ही नहीं। आप ना भूल भुलैया हो जाओगे। भूल भुलैया मतलब आप किसी कंक्लूजन पे जा ही नहीं पाओगे। आप LHS बराबर RHS करोगे बार बार, करके देखना, ठीक है? समझ में आ जाएगा कहाँ क्या रखना है, ठीक है? कॉपी करो फिलहाल, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बाकी है, देखो इधर वो कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस by point at 5 distance from intersection point of internal angle bisector of y is equal to mod x minus। कुछ समझ नहीं आया, बस इतना सा समझ में आया कि उसने लास्ट में y is equal to mod x minus 2 करके कुछ फंक्शन या कुछ लाइन दे रखी, ठीक है? कुछ दिया है। इसका पहले फोटो बनाते हैं, फोटो इन द सेंस कि इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या आपको y इज इक्वल टू, देखो इधर समझो, क्या आपको y बराबर mod x का ग्राफ बनाना आता है? याद है आपको? कम से कम मुझे तो याद कर लो, वी शेप, ठीक है? याद कर लो इसको, mod x, ये मेरा फेवरेट ग्राफ होता है। mod x का वी शेप बनता है, सही है? अगर मैं y बराबर mod x में +2 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? +2, मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ अभी देखो ओरिजिन से बन रहा था, अब ये ग्राफ ना 2 हाइट से बनना शुरू हो जाएगा, ये हाइट 2 हो जाएगी फिर इसकी, कोई दिक्कत है? और अगर बाय द वे मैं y इक्वल टू mod x में 2 माइनस कर दूंगा तो ग्राफ क्या होगा? नीचे से बनना शुरू हो जाएगा। अरे ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट करना है खाली, तो यहाँ पे वैसा ही काम करना है। तो इसकी फोटो जब बनाओगे तो इसकी फोटो कैसी बनेगी? इसकी फोटो बनेगी, बोलो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, ऐसी, सही है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? ये इस तरीके से इसका फोटो बन जाए, ठीक है ना? अब देखो ये y इक्वल टू mod x माइनस 2 का ग्राफ है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन इन द सेंस कि ये x माइनस 2 होगा कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मॉड में कुछ याद है? डिफाइन करना आता है? जब एक अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होगा तो मॉड ऐसे ही खुल जाएगा, और अंदर वाला अगर नेगेटिव होगा तो मॉड उसको एक माइनस दे देगा, सही है क्या? ठीक है? तब देखो आप ओरिजिन से इधर x पॉजिटिव होता है, ये वाली जो लाइन जा रही है ना पॉजिटिव वाले रीजन में बन रही है, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओरिजिन से आगे। और ये वाली जो लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 की लाइन है। कोई दिक्कत इसमें? क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो? हाँ, ये पॉइंट निकाल सकता हूँ मैं, इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, और इतना भी मुझे हिंट कर रहा है कि ये पॉइंट समथिंग कॉमा 0 होगा, सॉरी 0 समथिंग होगा, क्योंकि इस y एक्सिस का पॉइंट है x 0 होगा इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं इसमें?
तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो वो कह रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कहीं से किसी ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलवा रहा है मेरे से, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, मतलब वो वाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा है, यानी वाई एक्सिस अगर आपकी एसी है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा कहीं पे, नहीं आया समझ आ रहा है। अब कहां से गिरा रहा है वो देखो, बाय पॉइंट 8 5,2 5,2 नहीं 5√2 डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको क्या करना है, 5√2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से वाई एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसके कोऑर्डिनेट बताना। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन में। देखो क्या आपको ये ग्राफ में ये दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब देखो इधर ध्यान से सुनना, ये फोटो ऐसी है, ये एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कौन होगा, ये लाइन होगी, है ना। और ये लाइन कौन है आज के दिन, वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस पे मुझे ड्रॉप करवा रहा है वो, आ रहा है तुम्हें। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। y -x -2 को सॉल्व किया मैंने, y x -2 के साथ कर दूं, y इसके भी बराबर y इसके भी बराबर, तो दोनों बराबर कर दो, सही है। या फिर आप एलिमिनेशन लगा तो एक ही बात है, तो ये 2 और ये 2 तो बढ़ जाएगा। अरे x को निकालना नहीं, हमें तो y ही निकालना, तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से x कितना आ रहा है, यहाँ से x आ रहा है y + 2, सही है क्या। ये x उठा के वहां रख दो, हो जाएगा y माइनस में y माइनस में 2 प्लस का 2, सोचो सोच लिया क्या। y की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो -5 आ रही है क्या। तो y ये कितना लिखा है यहाँ पे, अच्छा ये 2y उधर हो जाएगा। अरे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, देखो वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, x की वैल्यू यहाँ से निकाली कितनी, y + 2 उठा के मारा, तो y -y -2 है ना। तो जाएगा 2y -4, y -2 आ रहा है, -5 कहाँ से आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या जाएगा 0, -2, क्लियर है। अब देखो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि वाई एक्सिस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अब देखो यहां से कितनी डिस्टेंस दे रखी है उसने, बोलो कितनी, 5√2 डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, इस लाइन पर कर लोगे एक पॉइंट फाइंड। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग पॉइंट को, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरे को ऊपर जाना है, क्या करना है, मेरे को ऊपर जाना है। याद है आपको अपना वो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, डिस्टेंस पता है, एंगल पता कर लेंगे, x1 y1 पॉइंट पता है, तो x बराबर x1 + r cos थीटा, y बराबर y1 + r sin थीटा, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, क्लियर है क्या। अब देखो ये लाइन एंगल कितना बना रही है वो मुझे देखना है, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, y x -2। देखो इधर y x -2 में बताओ इसको m अगर कंपेयर करोगे तो m कितना है इसका 1, अगर m 1 होता है तो थीटा कितना 45 डिग्री, बढ़िया। तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री का है x एक्सिस के साथ, थीटा मेरे को पता है, r मेरे को पता है, मुझे इस पॉइंट से 5√2 डिस्टेंस ऊपर जाना है, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे इसको पॉइंट को थोड़ा नीचे ले दो, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, इसको p बोल देता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आने वाले हैं, p के कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे पास, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा x1 + r cos थीटा, यानी कि x बराबर x1 कितना मेरे पास 0 प्लस r कितना मेरे पास 5√2, cos थीटा बोले तो cos 45 बोले तो 1/√2 से √2 गया, कितना बचा 5 आ गया, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + r sin थीटा, तो y y1 कितना मेरे पास -2 प्लस r कितना मेरे पास 5√2 sin थीटा बोले तो sin 45 बोले तो 1/√2 में √2 से √2 गया, तो 5 - 2 दैट इज 3, यानी कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,3 आ जाएगा। हालांकि ये 5 निकालने की मेरे को जरूरत ही नहीं थी, पूछो क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट समथिंग 0, समथिंग होंगे, नहीं आ समझे। और ये हाइट अगर 3 है तो ये हाइट भी कितनी होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 0,3 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लो, क्या यही पूछा था उसने हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस बाय अ पॉइंट 8 5√2 डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से 5√2 डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट था, उस पॉइंट से y एक्सिस पे एक हमने क्या किया
फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमें फुट के कोऑर्डिनेट बताने थे, वो आ गए 0,3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0,3। दिमाग की नसें हिला देने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, बीच में समझा था तो आपको समझ में नहीं आता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ एग्जाम में, इसलिए कॉपी करें इसको।